नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मैं है इम्तियाज मीर। मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह के हालात हैं, मैं आपको आज की बात में वेलकम करता हूं अपने शो में। जिस तरह के मुल्की हालात हैं आपके सामने है, और पीपल्स पार्टी जिस तरह काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम इस काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट जरूर करेंगे। आज एक पूरा दिन सियासी तौर जो हलचल थी वो आपके सामने है। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जामात लगाए हैं, और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस साहब कैसे कहेंगे कि आप इलेक्शन धांधली करें? वो राब्ता करेंगे उसके साथ, और इलेक्शन कमिश्नर एक बड़ी यानी कि इसके सबूत होने चाहिए। इसी तरह इल्जामात लगाना इलेक्शन कमीशन का, ये मुल्क के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, एक अफसरशाही के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। मुल्की हालात आपके सामने हैं। सब सियासी जमातें इल्जामात भी लगा रही हैं, और आपको पता है एहतजाज भी कर रही हैं। एहतजाज करना हक है। मुल्क के मुफादात के लिए सब सियासी जमातों को मुल्क के मुफाद को देखकर सियासत की जाए। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा है PTI की नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। नुसरत साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत साहबा, आपको पता है कि किसी को सिंपल मेजॉरिटी तो मिली नहीं, अकेले सिर्फ कोई भी सियासी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। मुल्क का इस्तेहकाम जरूरी है, लेकिन सब एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और सब इल्जामात की तरफ लगा रहे हैं। हल क्या है? सोल्यूशन क्या है? इलेक्शन तो हो गए, क्या कहेंगे? क्या आपको यकीन है कि किसी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली? वेरी स्ट्रेंज। अभी आपको यही नहीं पता कि सिंपल मेजॉरिटी हम सब ले गए जेल में डाल के, उनका नाम टीवी पर ना 135 MNA हैं आपको, सिस्टम की पाबंदियां लगा के 135 80% वोट हमें मिला है। ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं है मैडम, बेईमानी से जीता है। ये सिंपल मेजॉरिटी चोरी से जीता है। 70 हजार आज पिंडी के कमिश्नर का नहीं आपने सुना? 70 हजार वोट एक्स्ट्रा डाले हैं उनको। मुल्क का इस्तेहकाम अगर इनको अजीज होता वो तो आजाद है ना, आजाद उम्मीदवार। आजाद क्यों हुआ? किसने किया आजाद? आजाद इन्हीं लोगों ने की सारी प्लानिंग थी ना। क्यों हमारा निशान छीना? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुल्क का इस्तेहकाम आपको नहीं पता किस चीज में? सारी उम्र हो गई उस आदमी को ये कहते हुए कि साफ शफाफ इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन। वो इलेक्शन क्या हुए? फॉर्म 45 आने तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही फॉर्म 45 आया, इनके तो होश उड़ गए। जल्दी 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 डालो जी, इनके जाया करो वोट और डालो अपने वोट, और जीत गए जी। तो हुकूमत में है, सारी पूरी की पूरी मशीनरी काम कर रही है इनके साथ मिलकर। अगर आपकी बात में मान लूं तो फिर आपने ये किस तरह 90 MNA आप जीते अगर धांधली हुई है तो? 90 MNA नहीं, हमारे 120 130 थे। 90 MNA तो कुछ भी नहीं है। हमारे पूरे पाकिस्तान से स्वीप किया है। अब आपको पता चल रहा है, कल देखा है GDA ने कितना बड़ा वो किया है। आपका क्या ख्याल है? उसमें सिर्फ GDA के लोग थे? उसमें PTI के लोग भी थे। हमारे जीते हुए आलमगीर खान, जिसके 1,11,000 वोट थे, उसको 11,000 वोट दे के 1 लाख किसी और। आपका मैंडेट किसने चोरी किया है? आपको नहीं पता किसने चोरी किया? मुझे क्या पता, आप गेस्ट आप हैं, आप बताएं ना, मुझे क्या पता। एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया है। कौन है एस्टेब्लिशमेंट? कौन चला रहा है गवर्नमेंट? क्या हो रहा है? ये हुकूमतें तो पपेट्स हैं, जो इससे पहले थी और जो इसके बाद है। ये तो ऐसे खामखा की बातें हैं सारी की सारी। मुल्क का इस्तेहकाम इस तरह मिलता है, इस तरह चलाया जाता है। क्या PTI से मुल्क का इस्तेहकाम आएगा? क्या PTI को हुकूमत 4 साल नहीं दी गई थी? सॉरी, क्या कह रहे हैं? क्या PTI को 4 साल हुकूमत थी, आईनी तरीके से गवर्नमेंट गई थी? फिर मौलाना फजल रहमान के साथ मिलना, जिनके ऊपर आप इल्जामात लगाते, जिनको क्या क्या कहते थे। मौलाना फजल रहमान PTI के बानी चेयरमैन के लिए क्या कहते थे, अपने जाती मुफादात के लिए फिर आप मिल गए। बिल्कुल नहीं मिल गए। किसने कहा है? खान साहब ने बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं हुए हैं कि फजलुर रहमान के साथ मिला जाए या उनके मुलाकातें जो हुई है वो मुलाकातों से फर्क नहीं पड़ता। मुलाकातों से फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी PTI मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। हमें पता है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनको हुकूमत में कुछ सीटें मिल जाएं। एक दिन उन्होंने बड़ी सख्ती से बात की, अगले दिन 3 सीटें उनको इनायत कर दी गई। तो यहाँ कुछ भी साफ सुथरा नहीं हो रहा। यहाँ कुछ भी इस तरह का नहीं हो रहा कि आप उसको कहें कि आपके मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे।
आप देखें आज पूरा पाकिस्तान किस तरह बाहर निकला हुआ है, किस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग इलेक्शन कमीशन के आगे जाके दूसरी जगहों पे, कि अगर ये हम हारे हुए होते, अगर हम उस पे नहीं आए हुए होते मार्जिन पे, आप बताएं 16 सीटें हमारी कैसे छीन ली हैं आपसे? कहां से छीनी गई? 16 कराची से। खालिद मकबूल के 200 वोट थे टोटल, उसको किसने इतने वोट दिए कि उसको यहाँ, और पंजाब से भी 3 सीटें 7 सीटें दे दी। लो क्या बात हो गई भाई, ये लोग यही काम करते हैं। जब और एमक्यूएम ने कहा कि 2018 में हमारा मैंडेट चोरी किया था। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उस वक्त भी हमारे पास पूरी विक्ट्री थी, हम बेईमानी से नहीं आए। जो पंजाब में आरटीएस को बंद किया गया था उसमें नून लीग को सीटें दी गई थी, हमसे लेके नून लीग को वो सीटें दी गई थी। और आप ये ऐसा नहीं हुआ था कि एमक्यूएम ने कह दिया कि जी हमारी सीटें ली थी तो हम मान लेंगे हाँ उनकी सीटें ली थी। उस वक्त भी पूरा का पूरा पीटीआई जो था कराची को स्विप करना था उसने। 2018 में भी आपको मैंडेट नहीं था अकेले से हुक्मरानी? हमारा मैंडेट था अकेले से हुक्मरानी करने का। आपने एमक्यूएम को मिलाया, जीडीए को मिलाया, आजाद लोग। देखिए 18 में पहली दफा हम हुकूमत में आ रहे थे और उस वक्त भी हमारे साथ बेईमानी करके हमें सीटें हराई गई। फिर हम लोगों ने इन लोगों के साथ इत्तेहाद किया। खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ये बहुत नफीस लोग हैं, इनके ये बहुत जिसे कहना चाहिए सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे हमारी हुकूमत गई आखिरी दफा इनकी वजह से कि ये लोग अगर नहीं मिलते तो हमारी हुकूमत नहीं जाती। लेकिन जाहिर है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, वो तो खुद बरमला कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जमात, तो वो तो वहीं जाएंगे जहां उनको कहा जाएगा। नुसरत वाहिद साहबा, आपको खुद पता है कि जहांगीर तरीन साहब आजाद लोगों के जहाज भर भर के शामिल करवा रहे थे उस टाइम सही था? बिल्कुल सही नहीं था। अब क्या हुआ उनके साथ? अगर उनकी वजह से हुकूमत बन रही थी तो अब क्या हुआ उनको? वो तो अपनी सीटें नहीं जीत सके, सियासत छोड़ के बैठ गए जाके। वो जिन लोगों को लेके गए थे यहाँ से, मैं आपको बड़ी पते की बात बताऊं, महमूद मौलवी साहब जो सिंध के सदर बने हुए बैठे हैं, मैंने अपना नाम दिया था इलेक्शन में फाइट करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए। वो इलेक्शन कमीशन से क्लियर हो गया, मैं आराम से बैठ गई क्योंकि खुर्रम शेर जमान को दे दिया उन्होंने। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरा नाम लिस्ट में आ गया, मुझे सिंबल भी मिल गया और मैं जाके ढोल पे लगा के आ गई। मेरा शौहर, मेरा बेटा, हम सब ढोल पे लगा के आ गए। जब मेरी बेटी गई है और एक वाहिद का मेरे हस्बैंड का दोस्त गया है, उसने तस्वीर खींच के भेजी कि भाभी का नाम है इसमें। बेटी ने देखा तो वो मुझे वोट देके आ गई। अब जब 5-6 दिन बाद वो लिस्ट मिली तो पता चला कि 128 मेरे वोट हैं। मुझे खुशी ये हुई कि महमूद मौलवी के 118 है, कि मेरा तो नाम भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, किसी को पता तक नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा नाम है। उसके बावजूद 128 वोट हो गए, महमूद मौलवी के 118। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारे पीटीआई से चढ़ के फेमस होते हैं और उसके बाद फिर इधर भागते हैं और उधर भागते हैं। किसके लिए? पैसे मिल जाए हमें, इस पैसे को कवर में ले जाके लिटाना है, पैसे बिछा के सो जाए, मर जाएंगे। इतने लोगों को पैसे अजीज है। आपको पता है पीटीआई आजकल वकीलों की सियासी जमात है, क्या इससे एग्री करेंगी? वकीलों की सियासी जमात नहीं है, लेकिन अगर आप शेर अफजल और गौहर और फला के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो शेर अफजल ने इस पार्टी को दोबारा से जिंदा किया है। क्योंकि किस किस्म के हालात हमारे ऊपर इम्पोज किए गए ये आपको भी पता है कि आप नाम नहीं ले सकते बानी चेयरमैन, आप पीटीआई का फ्लैग नहीं लेके चल सकते। छोटे छोटे बच्चों के साथ बाप जा रहे हैं फ्लैग लेके तो उसको पकड़ के गालियां दे, बेगैरत हो। तो पीटीआई का झंडा पकड़ना कहाँ से बेगैरती हो गई? कौन आपको बाप को कैसे जलील किया जा सकता है? आज तक हमारी औरतें लाहौर में कह दें 72 ईयर्स की यास्मीन राशिद बेचारी, उनका क्या कसूर था सिवाय इसके जो उन्होंने टीवी पे बैठ के सारा एक्सपोज किया था कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। बस उसकी सजा उनको मिल रही है। आपको जो हुक्मरानी मिली थी 2018 में, सब सियासी जमातें बैठ के उन्होंने सियासत की। अब जब आप आज की बात करें, छोड़ें 18 को, आपकी हुकूमत नहीं बन रही तो क्या आपके आजाद उम्मीदवार भी जो है ना बैठ के अपोजिशन करेंगे असेंबली के अंदर? जिस तरह सेनेटर सैफ ने भी यही कहा है कि न हम पंजाब में हैं न हम मरकज में, हम अपोजिशन में बैठेंगे। बैठ जाए, बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी और क्या बात है? इससे बड़ी अपोजिशन कभी हो ही नहीं सकती जो इस वक्त पीटीआई की होगी। और जब हम इस्तीफे देके निकले थे असेंबली से, उस वक्त भी अगर उस असेंबली में बैठते तो हमसे बड़ी अपोजिशन नहीं होती कोई भी।
उस टाइम भी कुछ लोगों ने कहा कि हमने गलती की इस्तीफा देकर, एक पंजाब की हुकूमत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। एक्नॉलेज किया, ये तो ऐसी बात नहीं है, बाद में तो खान साहब ने भी एक्नॉलेज किया कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बात यही है कि हम पहली दफा ऑलमोस्ट हम में से 80% लोग वो थे जो पहली दफा हुकूमत में आए हुए थे। जाहिर मशवरे भी वो उसी तरह के दे रहे होंगे, लेकिन जो घाघ लोग थे, जिस तरह जो हमेशा से सियासत में रहे, फवाद चौधरी टाइप, उनके मशवरे थे कि इस्तीफे दें निकले, तो निकल गए। लेकिन खैर बाहर कोई भी चीज, मैं कहती हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है। हर तरह का इन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म कर लिया और हर तरह के हमारे ऊपर, जिसे कहना चाहिए, जबर कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो होता है ना, एक फैसला इंसान का होता है और एक अल्लाह का होता है। क्या इतने वोट अदरवाइज मिल सकते थे 1.5 साल बाद अगर हम निकलते तो, 5 साल अपने कंप्लीट करके? लेकिन अब लोगों को पता है कि कौन क्या है। 16 महीने की हुकूमत में जिस तरह पाकिस्तान को लूटा गया, जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई हुई कि मिडिल क्लास सबका खत्म होके रह गया है ऑलमोस्ट। मैं आपको बताऊं, क्योंकि खाने पीने के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोग 3 टाइम से 2 टाइम पे आए और 2 टाइम से अब 1 टाइम पे है खाना। जो सिर्फ खाना नहीं है, हर चीज महंगी है। आप पेट्रोल देख लें, घर से निकलते हुए खौफ आता है कि इतना पेट्रोल इस्तेमाल हो जाएगा, फिर क्या, कैसे भरेंगे पेट्रोल। आपके दौर में भी फराग होगी, आपको पता है, आपके दौर में भी तोशा खाना, आपके दौर में भी फॉरेन फंडिंग, आपके दौर में भी जुल्फी बुखारी, ये सारे स्कैंडल्स थे उस टाइम, आपको तस्लीम करना पड़ेगा, मानना। थे नहीं, बनाए गए थे। फराग होगी, जो अगर उसने कोई इस तरह की करप्शन की है तो उसको पकड़ो, लेके आओ, उसको इंटरनेशनल अदालत के थ्रू उसको हाजिर किया जाए। उसकी जो दौलत है वो पहले से थी, वो पहले से कारोबार कर रही थी। और ये जो वहां से अमेरिका से आया लड़का, क्या नाम है उसका, वो पहले से दौलतमंद था। ठीक है, वो गलतियां हुई होंगी थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुई होंगी। तो क्या ये इमरान इस्माइल और अली जैदी और फला जो बिल्कुल एन पहले दिन के साथी थे, वो क्यों निकले, क्यों पार्टी को छोड़ के गए? और ये तो आप पूछे ना, आपके गवर्नर थे, आपके वुज़रा थे, आपके सीनियर थे, आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे, खान साहब के बड़े करीब थे, पीटीआई बानी चेयरमैन के बड़े क्लोज थे, उनको दिखाया गया ना, बताया गया कि भाई आप बाहर निकलेंगे, आपको पता नहीं और कौन से कितने अंबार डॉलर के भर दिए जाएंगे आपके घरों में, क्या क्या पता नहीं क्या होगा, हमें क्या पता। आपको पता है ना, मुझे 2 दफा ऑफर हुई है। हमारे साथ की औरतें कैसे गई हैं, पहले ही उसमें भागी गई थी, पता नहीं कौन से लड्डू मिलने थे इनके वहां पे। पता चल गया ना, अल्लाह जो खान साहब से पंगा लेगा वो जलील होगा, ये पक्की बात है। आपको क्या लग रहा है कि आप एक तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत आपसे कह रही है कि हमसे बात करें और कोलिशन की तरफ, न पीपल्स पार्टी, न नून लीग, न एमक्यूएम, जमाते इस्लामी और जेयूआईएफ के साथ आपकी बात भी हो रही है, मीटिंग्स भी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, लेकिन इन सियासी जमातों से करेंगे उस पर हमने पहले भी लब्बैक कहा था और आज भी लब्बैक कहेंगे। खान साहब की जो भी बात होगी उनकी बहन आके बताती हैं बाहर, उससे हमें पता चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है। वो माशाल्लाह वो लोग कर रहे हैं काम, उनसे मिलते हैं। जाहिर है एक कागज लेके जाने की इजाजत नहीं, पेंसिल लेके जाने की इजाजत नहीं है वकीलों तक को, तो कैसे पता चलेगा खान साहब क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हैं। लेकिन ये वकला आके बाहर बताते हैं, उनकी बहन आके बाहर बताती है कि क्या उन्होंने कहा है, क्या चाहते हैं वो। तो जो फैसला होगा हम बिल्कुल कबूल करेंगे उसको, ऐसा नहीं हो सकता। खान ने अपनी हुकूमत में, आपको पता है, पीटीआई चेयरमैन ने, पीटीआई बानी चेयरमैन ने अपनी हुकूमत में सबको कहा था मैं जेलों में डालूंगा। 9 मई जो हुआ ये रियासत के ऊपर हमला था, और आपको पता है एक मुकद्दस इदारे के ऊपर हमला था। न इसकी आईन इजाजत देता है, न रियासत इजाजत देती है। उन सबको सजा मिलनी चाहिए। आपके ख्याल में 9 मई हम लोगों ने किया था? और किसने किया? जी माशाल्लाह, आपकी किसने किया आप बताएं। आपको याद होगा डॉक्टर यास्मीन की वीडियो चली, बार बार वो कह रही थी इसके अंदर नहीं जाना, इसके अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं जाना है। जुजना हाउस और पता नहीं क्या क्या बना दिया उसको, वो तो कोई कमांडर हाउस था खैर। लेकिन मुझे ये बताएं, जमान पाक से वहां पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं, बीच में इनके हजारों बैरियर्स होते हैं, कोई परिंदा उस घर में जाके पर नहीं मार सकता था। वो क्यों खुला हुआ था? किसकी प्लानिंग चल रही थी वो सारी किस्सा? और घर वहां पहुंचने से पहले वो घर जला हुआ था, घर पहुंचने से पहले गाड़ियां टूटी हुई थी, शीशे टूटे हुए थे, और वो 2-3 आदमी जो लोगों को बरगला रहे थे, उनकी वीडियो, उनकी तस्वीरें, उनका सब कुछ है।
लेकिन वो नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन बाकी सारे पीटीआई के लोग पकड़े जाएंगे और मार खाएंगे और मरेंगे। आपको पता है कि किस तरह वो बच्चा छोटा सा अपने बाप के गम में मर गया, उसके बाप को इतनी इजाजत नहीं हुई कि उसको हक कर लेता, उसको मुर्दा बच्चे को गले से लगा लेता या प्यार कर लेता। हम क्या हैं, इसराइली हैं या हिंदू हैं या किधर से आए हैं? हम दुश्मन हैं क्या? सिर्फ पीटीआई का एक नाम लेते हैं उस पर हम मुजरिम हैं। 9 मई हमने नहीं किया, ये भी खुल जाएगा बहुत जल्दी, आपको पता चल जाएगा किसने किया और किसने करवाया है। नुसरत वाहिद साहिबा, पीटीआई जब से बनी है उनकी सियासत इंतशार की सियासत है, जलाओ घेराव की सियासत है। डी चौक से लेकर जिस भी जलसे में आप जाएं, आपको पता है पीटीवी का हमला आपके सामने, जिस तरह आप लोगों ने चढ़ाई बाकी तो किसी ने कुछ किया ही नहीं ना। जजेस के ऊपर तो हमने हमला किया था, अब हम गए थे वहां पे हमला करवाने। अभी जो वो फजल रहमान की जमात के हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो वो किया है हमला, वो हम लोग करवा रहे थे। हमारा तो रिकॉर्ड था कि लाखों की तादाद में लोग आते थे और उसी तरह वो वापस जाते थे। कितनी दफा ऐसा हुआ, वो उस दिन जो डी चौक पे आना था और खान साहब को मूड इनका नजर आ गया कि ये आगे आके ये मारेंगे, या तो वो कहने लगे पुलिस वाले भी मेरे हैं, फौजी भी मेरे हैं, ये अवाम भी मेरी है, मैं तो नहीं मरवाऊंगा किसी को। वो वापस छोड़ गए वहां से। कितनी दफा ऐसा हुआ है। फिर पिंडी में हुआ 25 मार्च को, तो उस दिन भी हम लोग, इतना लोगों का प्रोग्राम था कि जी हम इस्लामाबाद जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन खान साहब ने कभी तकरीबकारी का इतना सा नहीं हमें वो दिया कि आप लोग कोई तकरीबकारी करें। ये 9 मई जो कुछ भी है ना, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसने किया। और ब्रेक का टाइम हुआ है मैडम, आप टेलीफोन लाइन पे रहें। जब मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जेल में होते हैं तो पीटीआई के लोग इमरान खान उसका क्रेडिट लेते हैं कि देखें कानून सबके लिए बराबर। जब मियां साहब जेल में होते हैं, मरियम नवाज होती हैं, देख कानून सबके लिए बराबर है। अब भी कानून सबके लिए बराबर है। पीटीआई बानी चेयरमैन अगर जेल में है तो कानून सबके लिए बराबर है। उसका क्रेडिट खुद लेते थे कि मैंने इनको जेलों में डाला है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आज खुद जेल में। यह है मकाफाते अमल, जो करोगे वो होगा। नादरी ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम नादरीन, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। वेलकम, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, नुसरत वाहिद साहिबा थी, उन्होंने उनको जब मैंने ये पूछा कि पीटीआई के बानी चेयरमैन ने मकाफाते अमल से गुजर रहे हैं, उन्होंने जो किया अपोजिशन के साथ, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, फरियाल टालपुर साहिबा के साथ, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज के साथ, आज उन्हीं के साथ कानून सबके लिए बराबर है। 9 मई आपके सामने रियासत के ऊपर उन्होंने हमला किया, क्या कहेंगे? भाई ये तो बहुत दफा हम जवाब दे चुके हैं इम्तियाज साहब, बार बार आप पूछ रहे हैं, कोई नवा सवाल पूछे। ना वो कह रही है ना हमारे साथ धांधली हुई है। 2024 में हमारी सीटें ज्यादा थी, हमें लोग ने मैंडेट ज्यादा दिया। मैंने कहा वो आजाद थे, आजाद में 30-35 जो थे ना आपके हैं ही नहीं। वो कह रही कि हमें मैंडेट मिला है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। देखिए बात सुने, जो शवायद जो दिखा रहे हैं उस शवायद के हिसाब से पॉपुलर वोट तो उसका था सही। अब उसके बारे में मैं क्यों कहूँ कि पॉपुलर वोट नहीं था? पॉपुलर वोट था, और जो भी जस्टिफिकेशन बनती जिस पार्टीज की वो होना चाहिए। उसमें तो कोई बात नहीं है कि आपको पता है मैं शुरू से 2 बातें करता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि अल्ताफ हुसैन का वोट बैंक है, दूसरा इमरान खान का है। ये मैंने 100 दफा आपके प्रोग्राम हिंदी हो या उर्दू हो, तो मैं तो ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि उनका वोट बैंक है। अब मैं वो बात नहीं कहूंगा, जो मेरा कॉन्शियस कहेगा मैं वही कह सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको पता है कि स्प्लिट मेजॉरिटी आई है, किसी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर सपोर्ट नहीं करती तो नून लीग की गवर्नमेंट नहीं बनती, एक तरफ। दूसरी तरफ सिंध के अंदर आपको तारीखी मेजॉरिटी मिली है, तारीखी मैंडेट मिला है, अवाम ने दिया है, पब्लिक ने दिया है, सब सियासी जमातें यानी जितनी भी थी, एमक्यूएम को कराची के अंदर मिला, इससे इनकार नहीं है। अब पीर साहब कह रहे हैं कि ऑप्शन मौजूद है मार्शल लॉ या इमरजेंसी का, क्या कहेंगे? इतनी हद तक जाते हैं क्योंकि सिस्टम जरूरी है, पार्लियामेंट जरूरी है, जमहूरियत जरूरी है, आप क्या कहेंगे? देखिए इनका तो शुरू से यही सिस्टम रहा है। उन्होंने हमेशा पीर साहब के लिए एहतराम इज्जत बहुत ज्यादा, मगर ये कि शुरू से इनके वालिद मरहूम खुदा जन्नत नसीब करे, वो भी माशाल्लाह और जिया और जनरलों के कंधों पर चलकर उन्होंने हमेशा फायदे उठाए, और अभी भी वो चाह रहे हैं वो जनरल जिया हो
जाम सादिक की सपोर्ट करनी हो, या जो है दूसरा जो चीफ मिनिस्टर इनका आया था उमरकोट से, मेरे जहन से नाम निकल गया, आजकल सेनेटर हैं वो, सब इनको ये हमेशा जो है मार्शल आर्ट्स के कंधों पर चढ़कर उन्होंने फायदा उठाया, और उनको जो है वैसे भी अगर इन्होंने इस इलेक्शन में कोई कहीं भी उन्होंने नहीं जलसे किए, जलूस किए नहीं, उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स की, और अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम जीत जाएं। तो इनका वर्क तो यही है ना, टोटल बिल मिलाकर 3-4 सीटें नेशनल असेंबली की और ज्यादा 4-5-6 प्रोविंशियल असेंबली की। फंक्शन मुस्लिम लीग की ये वर्क है शुरू से लेकर 71 से लेकर अभी तक। और कल तो अफसोसनाक बात थी कि वो माशाल्लाह को दावत दे रहे हैं, इमरजेंसी को दावत दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज सिंध के अवाम को तो पसंद नहीं है, नहीं बलूचिस्तान के, नहीं किसी भी पाकिस्तान के अवाम को पसंद है ये बात कि माशाल्लाह यहाँ लगे, मतलब माशाल्लाह लगे तो इनका काम धंधा शुरू हो ना, ये चाहते हैं ना ये। और ये जो बैकडोर से वो जिस तरह मोहम्मद खान जुनेदी को इन्होंने वजीर आला किया, गौस अली शाह को कराया, ये मुजफ्फर शाह को, जाम सादिक को, अब इनको ये चीज है, ये तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबॉडी। अफसोसनाक बात है ये बात। डॉक्टर साहब, नून लीग की हुकूमत बनाने यानी कि सपोर्ट करेंगे आप, वजीर आजम को वोट भी देंगे, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको क्या लग रहा है कि काबीना में न जाने की क्या मंतक है, क्या वजह है, क्या रीजन है, डेफिनेट रीजंस क्या हैं? देखिए, हमारा मौक़िफ़ जरूर ये है जो पीपल्स पार्टी ने कहा है, बिलावल साहब ने कहा है, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या होता है मुझे पता नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं 5-8 घंटे से मैंने मीडिया पर कुछ नहीं देखा है। तो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, देखिए क्या होता है, डोंट नो। नून वाले क्या चाह रहे हैं, नून वाले ये भी सुबह चल रहा था कि नवाज शरीफ चाह रहा था कि ये जो इंडिपेंडेंट पीटीआई वाले हैं ये जाकर हुकूमत बनाए, चले बनाए जाकर, और जो उनके है मैंडेट बनता है, सबसे ज्यादा वोट उनके हैं, आजाद उनके 90-91, दूसरे नंबर नून है, तीसरे नंबर पर हम है, जो जाकर बनाए, जो जिसके पास ताकत है वो जाकर बनाए। डॉक्टर साहब, आप और हमारी डिस्कशंस होती थी इसी स्टूडियो में के अंदर। आप कहते थे इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे, मैंने कहा कि इलेक्शन 100% होंगे। इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आपके सामने है। इस्तेकाम किस तरह है, सियासी इस्तेकाम जो मुल्क के लिए जरूरी है, रियासत के लिए जरूरी है, जो मसाइल हैं आपके सामने, सियासी जमातें, यही जमहूरी जमातें कौम को, मुल्क को क्राइसिस से निकालते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं, मतलब आपने कहा था अब नहीं होंगे, इस टाइम नहीं होंगे, जो 8 तारीख थी। मेरी बात सुने, आप इसको मिक्स करके रेटिंग मत बताएं। मेरे से ज्यादा डेमोक्रेट आप नहीं है, आपसे ज्यादा मैंने कुर्बानियां दी हैं। हमने कहा था कि यहाँ कोई कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि इलेक्शन नहीं हो, ये बात जरूर मैंने की थी। हाँ, सही, ये बात की थी। आप गलत बात मत करें। आप दूसरी बात ये कि नहीं, प्लीज बाबा यही कह रहे थे कि इस कुछ कुव्वतें चाहती हैं इलेक्शन। गलत बात मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलत बात कर रहे हो। नून लीग और आप एक साथ क्यों नहीं इक्तिदार में बैठ सकते, वजह क्या है? पार्टी फैसला करेगी ना, मैं तो नहीं करूंगा। मेरे और तेरे डिस्कशन से ये चीज फैसला होगा क्या? ये तो पार्टी फैसला करेगी, मुज़ाकरात चल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान आपके साथ भी रहे, नून लीग के साथ भी रहे। उन्होंने तहरीक अदम इस्तेकाम के लिए ये कहा था कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक चलाई, और जनरलों ने कहा था कि आप दूसरी सियासी जमातों को सपोर्ट करें। मौलाना फजल रहमान एक दफा फिर जाके मिले हैं पीटीआई के साथ, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? उनकी मर्जी है, जिससे जाकर पैक्ट करें। ये तो पॉलिटिक्स में कोई अनोखी बात नहीं है। आज का दोस्त कल का दुश्मन आज का दोस्त। नॉट अ न्यू इन पॉलिटिक्स। डॉक्टर साहब, सियासी जमातें जाती मुफादात को देखकर सियासत करती हैं, या कर रही हैं, या नजर आ रहा है आपको, या अपनी पार्टी मुफादात को? नेचुरली पार्टी मुफादात होंगे, जाती मुफादात थोड़ी होंगे। डॉक्टर साहब, आप और हमारी डिस्कशंस होती रहती थी कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो मैंडेट नहीं मिला, वजह क्या है? भाई, पंजाब के अवाम की मर्जी है, उन्होंने हमें पसंद नहीं किया, या
कोई ना कोई तो रीजन होगा जो हम तीसरे नंबर पर आए। जिस तरह का हाँ डॉक्टर साहब, ऑर्गेनाइजेशन को रिविजिट करना पड़ेगा। इट्स नॉट एंड, होता रहता है हिंदुस्तान में। आप देखिए कांग्रेस का क्या होता है, यहाँ बीजेपी का क्या हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हो रहा है, ये तो होता रहता है सारी दुनिया में। आज मुल्क में कोई नेशनल सियासी जमातें नहीं है, सब सूबाई सियासी जमातें हैं, कोई नेशनल लीडर नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह कर दिया, वरना नेशनल जमातें हैं, उनको कंसाइज किया गया है, छोटा किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। जो हालात हैं आपके सामने हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। डॉक्टर साहब ने ये ऑफ द रिकॉर्ड बात जरूर कही थी कि इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहे, कुछ लोग नहीं चाहते, ये 100% कंफर्म्ड है। और पीटीआई यानी कि पीटीआई कोई हम सिंगल आउट उसको नहीं करे, जिन्होंने क्राइम किया है रियासत के खिलाफ उनको सजा जरूर मिलेगी। मकाफात अमल होना चाहिए मुल्क के अंदर। आपको पता है कि बेड गवर्नेंस की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से हालात बेहतर नहीं है, लेकिन सियासी जमातों के ऊपर जिम्मेदारी और लीडरशिप के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो मिलके मुल्क को क्राइसिस से निकाले। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते। वेलकम बैक। टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा PMLN के मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मेरे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया आमिर साहब। अब मैंडेट स्प्लिट आया है, किसी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई। मियां साहब शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर मौकिफ यह है कि पंजाब की हुकूमत ली जाए, वफाक की हुकूमत नहीं ली जाए। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, सिस्टम के लिए वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे? जी अमीर साहब, हमने बहुत पहले ही असेंबली के फ्लोर से हमारे काफी रहनुमाओं ने, हमारी क़यादत ने ये बात बोल दी थी कि हम जो हैं, जो जिस तरह से पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जिस तरह पाकिस्तान को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, अनकरीब वो दिन आएगा कि वजारत उज़्मा देने के लिए लोग तैयार होंगे और लेने वाला कोई नहीं होगा। और ये जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ ये अचानक नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो उसकी गवाह है कि जिस तरह से जमहूरियत को यहाँ तार तार किया गया, बार बार जमहूरियतों को के ऊपर शबे खूं मारे गए, बार बार सियासी रहनुमाओं की किरदार कशी की गई और एक कौम को ये दिखाया गया कि सारे सियासतदान करप्ट होते हैं और सियासत से कौम का एक एतमाद उठ गया। और उसके बाद फिर हमने देखा 2018 में जिस तरह से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस किया गया पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और एक खिलाड़ी को लाके खड़ा कर दिया गया और उसने फिर जिस तरह पूरे कौम के एक जहन साजी कर दी, उसके बाद ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सियासी बहरान है जिसके नतीजे में एक स्पिरिट मैंडेट मिला है तमाम जमातों को। और इस वक्त पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो कोई भी संभालने के लिए तैयार नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक भी है और अफसोसनाक भी है। इस पर जितना अफसोस किया जाना चाहिए वो कम है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को भी देखना है, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के जो धरती है वो हम सब की है और हम सबको ही उसको प्यार भी करना है और हम सब मुहब्बी वतन भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वक्त है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सोचें। नहीं तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस वक्त भी होश के नाखून नहीं लिए और सब लोगों ने मिलकर नहीं सोचा तो फिर हालात अभी और ज्यादा कशीदा भी हो सकते हैं और भयानक हो सकते हैं। आपको पता है कि बैरिस्टर साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQ में मिलकर हुकूमत की कोशिश कर रहे हैं बनाने की। आपको पता है दूसरी सियासी जमातें, आपको भी काफ़ी एतराज़ात होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी इलेक्शन के हवाले से, पीपल्स पार्टी को भी यही है, लेकिन मुल्की मफादात की खातिर एक बातचीत हो रही है कि मुल्क को अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम से बचाने के लिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना। लेकिन कल परसों से आप देख रहे हैं कुछ सियासी जमातें यानी कि एक इंतशार चाहती हैं। मौलाना फजल रहमान के बयानात आपके सामने, इतने सीजन पॉलिटिशियन होकर जिस तरह की उन्होंने बात की है, जिस तरह उन्होंने PDM को, अपनी क़यादत को, खुद सरबराह थे, डैमेज किया। दूसरी तरफ पीर साहब के लिए बहुत बड़ी इज्जत है, उन्होंने भी ऑप्शंस की बात कर रही है, मार्शल लॉ, इमरजेंसी, क्या कहेंगे? देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीर साहब, इस वक्त सबको मिलकर सोचना पड़ेगा
कल बहुत बड़ा मैसिव शो था जाम शोरों में GDA की जानिब से, और पीर साहब ने भी उधर यही बात की कि जी ये जो पाक फौज है वो हमारी है, हम उसके हैं और हम वो लाजिम और मलजूम है हमें एक दूसरे के लिए। और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जी सिंध का जो मैंडेट है वो पहले से डिसाइडेड था। अब पीर साहब पागाड़ा हम सब जानते हैं उनकी हिस्ट्री, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि जी वो सिंध का जो मैंडेट है वो पहले से डिसाइडेड था, इसका मतलब तो यही है कि सिंध के 7 करोड़ आवाम के वोट की तौहीन की गई है। तो इसको जरूर देखना चाहिए कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो सिंध के 7 करोड़ आवाम के वोट की तौहीन कर रहे हैं, और ऐसा क्या पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कर दिया कि दोबारा उनको इक़्तिदार मिल रहा है। तो ये सारी सवालात उठ रहे हैं। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत में मैं मीर साहब इंतहाई परेशान हूँ जो हालात इस वक्त हैं, और अगर ये हालात इसी तरह रहे तो मुल्क के लिए बड़ा खतरा है। तो जो लोग भी फैसला साजी में शामिल हैं, मैं चाहूंगा कि अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो वो अपनी जात से निकल कर फैसले करें और मुल्क के लिए सोचें। अगर हम अपनी अपनी जात के गिर्द घूमते रहेंगे तो फिर मुल्क तबाह हो जाएगा खाकम बदहन। तो लिहाजा मुल्क के लिए सोचना है। और इस सारी सूरत हाल से अब जैसे आपने फजल रहमान साहब की बात की, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि वो खुद PDM के सरबराह थे। अब वो इस तरह की जब बातें करेंगे तो उससे बेहतरी तो नहीं आएगी, तो उससे लाजमी बात है सिस्टम में खराबी आएगी। हम तो अभी भी उनकी इज्जत करते हैं, बड़े हैं, आलम दीन है, उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए वो भी अपना किरदार अदा करें। और जिस तरह उन्होंने मशवरा दिया है हमें मुस्लिम लीग नून को कि जी हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, लेकिन वो मशवरा उसके आगे कुछ नहीं है। यानी कि अगर हम अपोजिशन में बैठें तो फिर क्या करें, और हुकूमत बनाए तो कौन बनाए, आज़ाद अरकान कैसे हुकूमत बना सकते हैं। आइन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आज़ाद जो निशानात मुख्तलिफ निशानात पे जीत के आए हैं उन्हें एक तंजीम नहीं कहा जा सकता, एक जमात के तौर पे वो कभी भी सामने नहीं आ सकते। अगर वो कोई जमात ज्वाइन भी करते हैं तो फिर भी एक उभाम जरूर रहेगा आइन के अंदर। तो ये सारी चीजें भी हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू सियासी जमातों को जिनको मैंडेट मिला है कि सियासी मेच्योरिटी का मुजाहरा करें, और दूसरी सियासी जमातें जिनको मैंडेट नहीं मिला, मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखा जाए और कौम को क्राइसिस से निकालना है। इसी के साथ ही इजाज़त।